कि मुंबई और आसपास की सीटों का चुनाव है, आपका आकलन महाराष्ट्र के चुनाव और देश भर के चुनाव के बारे में अब तक क्या है? हम इससे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि 4 चरणों के मतदान के बाद हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। हमको ये लगता है कि लोगों ने भरपूर समर्थन मोदी जी को और हमारे महायुति को दिया है। और 5वें चरण में मुंबई में तो मुंबई करके मन में मोदी जी है, इसलिए मुंबई कर तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे। तो 5वां चरण तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। सर, पिछली बार 41-42 सीटें एनडीए के पास थी, 41 आपकी और एक निर्दलीय। इस बार 41-42 का आंकड़ा आप छू पाएंगे कि नहीं? सबके मन में ये सवाल, आपने कहा है कि 45 सीट आएंगी, लेकिन जो लोगों के मन में दुविधा आ रही है उसके कारण क्या देखते हैं आप? क्यों लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग नीचे जाएंगे। हम लोगों ने जो हमारा, देखिए 2014 और 2019 में जो इस प्रकार से हमने परफॉर्मेंस किया है, वही परफॉर्मेंस हमारा 2024 में भी होगा। सर, 2014 और 2019 के बाद से स्थितियां काफ़ी बदल गई, खासकर 2019 के बाद से 3 अलग अलग समीकरण राजनीति के देखे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन कभी उसका इलेक्टोरल टेस्ट नहीं हुआ, कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। तो लोगों के मन में एक संभ्रम है कि जो नया गठबंधन बना है, नेता साथ में आ गए, क्या उनके मतदाता भी उनके कहने पर उनके सहयोगी पार्टियों को, उनके कैंडिडेट्स को वोट करेंगे? आपने पूरा चुनाव देखा है, आपने मैनेज किया है, तो मतदाता के मन में क्या वोट ट्रांसफर की भावना है एक दूसरे अलाइज पार्टीज के लिए? देखिए, कभी भी 100% ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ शिवसेना आई है। कुछ लोग तो उद्धव जी के साथ रुके होंगे, हमारे साथ एनसीपी आई है, कुछ लोग तो शरद पवार जी के साथ रहे होंगे। तो इसलिए 100% ट्रांसफ़र तो नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे तरीके से वोट ट्रांसफ़र हुआ है। और हमारे दोस्तों का जहाँ तक सवाल है, तो बीजेपी की वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी उन दोनों से ज़्यादा है। तो बीजेपी का वोट बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमको विजय मिलेगी। सर, जब वोट ट्रांसफर की बात आती है तो फिर अलग अलग तरीके से लोग अपील भी कर रहे हैं। कुछ गैर राजनीतिक लोग भी हैं जो अपील कर रहे हैं कि फला पार्टी को या फला नेता को या फला कैंडिडेट को वोट किया जाए। इसमें कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था पुणे के चुनाव से जस्ट पहले, मतलब चौथा फेज था उसके पहले, जिसमें अपील की गई थी कि पुणे जिले की जो 4 सीटें नाम ले लेके वहाँ विकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनको वोट देने की अपील मस्जिद से कुछ उलेमाओं ने, कुछ धर्मगुरु ने की थी। पार्टी किस तरीके से देखती है, जबकि आरोप आप पे लगता है वोट के ध्रुवीकरण का? देखिए, ये पहली बार हमको ध्यान में आ रहा है जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति चल रही है, और विशेष रूप से उद्धव ठाकरे जी जो अपने आप को पहले हिंदुत्ववादी कहते थे, वो जिस प्रकार का तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, एक समय था हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी अपने भाषण की शुरुआत करते थे, मेरे तमाम हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं। उद्धव ठाकरे जी भी उसी प्रकार से शुरुआत करते थे। इंडी गठबंधन की पहली सभा में सारे नेताओं ने कहा हिंदू शब्द छोड़ दो। उन्होंने हिंदू शब्द छोड़ दिया, वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते। उसके बाद तुष्टीकरण की नीति यहाँ तक पहुँच गई कि अब उनकी रैलियों में अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उससे आगे ये लोग बढ़ गए, उनकी रैली में मुंबई बम कांड का आरोपी ये उनका स्टार प्रचारक बनता है। और हद तो वो हो जाती है कि जब उद्धव ठाकरे जी की रैली में पाकिस्तान के झंडे नचाए जाते हैं, तो ये तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल चल रही है। और अब जिस वीडियो की आपने बात कही, वोट जिहाद की बात की जा रही है, वोट जिहाद, और बकायदा तंजीम को बुलाकर और उनके सामने कहा जा रहा है जो मोदी को हरा सकता है उसको वोट दो। आप उस व्यक्ति की पार्टी मत देखो, वो मुस्लिम नहीं भी हो और सामने मुस्लिम उम्मीदवार हो तब भी उसको वोट दो, क्योंकि मोदी को हराना ये हमारी प्राथमिकता है। मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद की बात चल रही है। मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार से वोट जिहाद की बात चल रही है तो जो सारे राष्ट्रभक्त नागरिक हैं उनको मेरी अपील है, ये लोकतंत्र का यज्ञ है। लोकतंत्र के यज्ञ में अपना समर्पण दीजिए, अपनी आहुति दीजिए, और लोकतंत्र के यज्ञ में अपने वोट की आहुति देकर देश के कर्मठ और कार्यशील प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप भी ये दिखा दीजिए
कि वोट जिहाद नहीं चलेगा, वोट का यज्ञ चलेगा, वोट का समर्पण चलेगा और वोट के यज्ञ में हमारी संविधा के रूप में अपने वोट का हम समर्पण करेंगे। आज मोदी जी की सभा है मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट के समर्थन में, और साथ ही आज इंडिया अलायंस की भी एक सभा बीकेसी में हो रही है, जिसके कुछ पोस्टर्स दिखे हैं जिसपे बाला साहब ठाकरे की फोटो है और नीचे हाथ के पंजे के निशान और अपील है कि कांग्रेस को वोट दें। तो बाला साहब ठाकरे के उस बयान को लोग याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पे, कि अगर कांग्रेस की तरफ मेरा पार्टी जाती है, मेरी पार्टी कांग्रेस की विचार मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उस पोस्टर्स को और आम आदमी हाथ के पंजे को वोट देने की जो अपील, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी उद्धव ठाकरे की सेना को नकली शिवसेना करे या नकली सेना करे, इसका कारण ही यह है, उद्धव ठाकरे जी बाला साहब के संपत्ति के उत्तराधिकारी है, विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ऐसा बाला साहब कभी होने नहीं देते। और बाला साहब ठाकरे ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की नौबत मेरे पास आएगी, मेरे शिवसेना की दुकान मैं बंद कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अब उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ हाथ तो मिला लिया, पोस्टर पे पंजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे जी बहुत फक्र के साथ कहते कि मातोश्री के इलाके से कांग्रेस की उम्मीदवार खड़ी है, मैं उसके पंजे का बटन दबाने वाला हूँ। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है, ये उनके विचारों को तोड़ने वाले, ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति है। मातोश्री के इलाके से आपके कैंडिडेट उज्जवल निकम है, 26/11 के मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कन्विक्शन भी दिलाई और एक बहुत बेदाग छवि के वकील माने जाते रहे। लेकिन उन पे जो आरोप लगाए गए कि 26/11 के असली हमलावर जो थे, साजिशकर्ता जो थे, उनके नाम उन्होंने छिपाए, अब प्रत्याशी बनने के बाद उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक परसेप्शन बिल्डिंग में फायदा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मुंबई में इतनी डेस्परेट कोशिश हो रही है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही ऊंची राजनीति है। 2008 की घटना है, जब मुंबई पर कसाब और 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। 2008 से लेकर 2014 तक देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और आज चलकर चुनाव की राजनीति के लिए और वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग उज्जवल निकम जैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। उज्जवल निकम उस व्यक्ति का नाम है जिसने मोदी जी की मदद से अमेरिका में जाकर डेविड हेडली की जो साक्ष्य है उसको रिकॉर्ड करके, उसको ऑनलाइन करके, और उसके माध्यम से पाकिस्तान ने किस प्रकार से ये प्लॉट तैयार किया और कसाब किस प्रकार से दोषी है, ये कैसा षड्यंत्र था, इस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज किया। हमारे कोर्ट ने निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने उसको कायम रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा और कसाब को फांसी मिली। इनको चिंता हमारे शहीदों की नहीं है। जब ये ऐसी बात करते हैं तो जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी, चाहे वो हेमंत करकरे जी हो, चाहे वो हमारे तुकाराम ओंबळे हो, चाहे हमारे कामटे जी हो, चाहे सड़सकर जी हो, इन सबकी शहादत पर एक प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस कर रही है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अजमल कसाब के साथ और हम लोग उज्जवल निकम के साथ। सर, एक इमोशनल कॉन्सेंट है, सारे जो मतदाता हैं उनके मन में, खास करके जो हिंदुत्ववादी राजनीति की बात करने वाले मतदाता थे या जिनको आप लोग प्रभावित करते थे, शिवसेना और बीजेपी कभी उनके लिए दो अलग अलग मुंबई में कम से कम नहीं हुआ करती थी। उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की और आप लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, तो हिंदू मतदाता जो है, जो अपने आपको हिंदू मतदाता के तौर पर आप भी उनको कहते थे और वो भी मानते थे, उनका जो इमोशनल क्वेश्चन है इस समय, जो बहुत भावनात्मक रूप से वो अपने आपको गिरा हुआ पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ बात यह है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदू वोट चाहिए ही नहीं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं केवल मुस्लिम मतों के तुष्टीकरण से चुनकर आने वाला हूं। उसी प्रकार की उनकी करतूतें आज हमको दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस से ज़्यादा तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, तो उनको कहाँ चिंता है। और हमारा एक बात हमारी पक्की है, हम
ये मानने वाले लोग हैं जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। हमारी जस्टिस में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, पर हम किसी की अपीजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश टूटा, इस देश का बंटवारा केवल अपीजमेंट के कारण हुआ है। हम दूसरा बंटवारा इस देश का नहीं होने देंगे। लेकिन वोटों के लालची फिर एक बार उसी अपीजमेंट के भरोसे इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, हिंदुओं के ध्यान में आ रहा है। सर, देश में राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी कहे जाते हैं। प्रदेश में एक समय था जब शरद पवार को बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता था, जो राजनीति में पासे इधर से उधर किया करते थे, लेकिन अब वो टैग आपके साथ जुड़ता जा रहा है और आप महाराष्ट्र की राजनीति के सारे मोहरों को इधर उधर करते हैं। इस बारे में लोगों के मन में एक हमेशा भावना रहती है कि आप इस समय वो ग्रैंड मास्टर हैं जो पूरे महाराष्ट्र के सारे टैक्स को इधर से उधर कर रहे हैं। ये जो छवि आपकी बनती जा रही है महाराष्ट्र में चाणक्य की, इसको लेकर कभी असहज महसूस करते हैं आप? क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय चाणक्य अमित शाह जी हैं और प्रदेश में आपको कहा जा रहा है। देखिए, मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ और मैं राजनीति की शतरंज को खेलना वगैरह ये सारी बातें मैं करता नहीं हूँ। मैं मेरी पार्टी का बहुत लॉयल सोल्जर हूँ और अपनी पार्टी के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ, और वही मेरी ताकत है कि जो ऐसे वातावरण में भी मुझे जिंदा भी रखती है और मुझे विजय भी देती है। मेरे खिलाफ जितने षड्यंत्र होते हैं, मेरी पार्टी के खिलाफ जितने षड्यंत्र होते हैं, ये सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करके मैं उन पर विजय पाता हूँ। मैं चाणक्य नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक सीधा साधा कार्यकर्ता हूँ। जो भी लोग आपसे जुड़े रहे हैं सालों से, कई दशकों से, मुंबई के खास करके, उनके मन में एक भावना थी कि जब हिंदुत्व के नाम पे शिंदे साहब आपके साथ आ ही गए थे, भाजपा भी थी, मजबूत थे दोनों, सरकार स्थायी थी, तो ऐसे में अजीत पवार को साथ लेने की जरूरत क्या थी? लोगों का ये मानना है कि अजीत पवार के आने से मुंबई का जो वोट है, जो आमतौर पर एंटी करप्शन का जो वोट हिंदुत्व के नाम पे आपके साथ आता था, वो अजीत पवार के आने से कहीं थोड़ा उसमें बिखराव नजर आ रहा है। लोगों का ये आकलन है। देखिए, सीधी बात है कि पॉलिटिक्स में जब आपको आइसोलेट किया जाता है तो उस समय आइसोलेट करने वाली ताकतों को जवाब भी देना पड़ता है। और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस हमको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और विशेष रूप से मोदी जी को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे समय जब एनसीपी में निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से टूट हुई, अजित पवार जी के ध्यान में आया कि पार्टी उनके साथ नहीं हो सकती। पार्टी शरद पवार जी अपनी बेटी को ही देंगे, वो कितनी भी मेहनत कर ले, और वो बाहर आए, तो निश्चित रूप से हमको एक मौका था इस आइसोलेशन को तोड़ने का, तो हमने उनको साथ में ले लिया। और मुझे नहीं लगता कि उसके कारण कोई वोटों पर असर होगा। लोग भी जानते हैं हमने उनको साथ में क्यों लिया है, और लोगों को मोदी जी को चुनकर लाना है, मोदी जी को वोट देना है, लोग हमको वोट देंगे। सर, आने वाले 3 दिनों में मुंबई वोट करने वाली है, तो आपको लगता है मुंबई के दिमाग में कहीं कोई संशय है गठबंधन को लेकर के, पार्टियों को लेकर के, या कैंडिडेट्स को लेकर के? कैंडिडेट चुनने में बहुत सावधानी बरती है, बहुत आखिरी समय पे कैंडिडेट्स लाए गए, काफी खींचतान देखने को मिली सीट के बंटवारे में और कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट में, तो वो फिलहाल क्या स्थिति है कैंडिडेट्स को लेकर के, खास करके उत्तर पश्चिम और दक्षिण की सीट्स को लेकर? मुंबई के दिल में मोदी, मुंबई के दिमाग में मोदी, मुंबई करो के मन में मोदी, मुंबई करो के घर में मोदी। मुंबई कर मोदी जी को इतना चाहते हैं, कोई कैंडिडेट देखने वाला नहीं है। यहाँ पर 2 प्रकार के गुट तैयार हुए हैं। एक मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो मोदी जी के लिए वोट दे रहा है। जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो राहुल गांधी के लिए वोट दे रहा है। लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहने वालों की संख्या राहुल गांधी से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए जो मोदी जी के साथ है, मुंबई कर उसके साथ है। सर, लोकसभा के लिए तो सीटों का बंटवारा और गठबंधन की जो भी खींचतान थी निपट गई और अच्छी तरह से निपट गई, ऐसा हम मानते हैं। विधानसभा के लिए भी क्या गठबंधन ऐसे ही बना रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल बना रहेगा, हो जाएगा, बना रहेगा, और हम निश्चित रूप से सीटों का बंटवारा कर लेंगे। सर, एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर का, चूंकि सामयिक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख अलाइज है, उनके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षों के साथ मारपीट हुई है, FIR हो गई है, लेकिन सीएम फिर भी अपने उस PA को, जो कि आरोपी है, अपने साथ लेके घूम रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश गए, शाम तक मुंबई भी आने की संभावना है उनकी। तो किस तरीके से देखते हैं एक पार्टी जिसने इतने बड़े बड़े मापदंड रख करके राजनीति शुरू की थी, अब एक महिला के साथ मारपीट करने, और जो कि उनकी राज्यसभा सांसद है,
उनके आरोपी को सीएम अपने साथ लेके घूम रहे हैं। देखिए, बहुत ही सीरियस बात है। मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर, और मेरी जानकारी जहां तक है मुख्यमंत्री निवास स्थान पर मौजूद थे, ऐसे समय उन्हीं के पार्टी के महिला सांसद के साथ उनका सबसे करीबी व्यक्ति मारपीट करे, फिजिकल एब्यूज करे, और उसके ऊपर मुख्यमंत्री मुंह भी ना खोले, और इंडी गठबंधन ऐसी चुप्पी साध कर बैठ जाए। कल तक जो महिलाओं की दुहाई देते थे, कल तक जो महिला अत्याचारों की बात करते थे, अब सबके मुंह बंद है, अब कोई बोलना नहीं चाहता। ये दोगली राजनीति है, दोगली राजनीति। उनको इस पर बोलना पड़ेगा, उनको सफाई देनी पड़ेगी, और इस प्रकार से अपराधी को साथ में लेकर वो जो घूम रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसा मानता हूँ ये कानून और संविधान दोनों को नहीं मानने वाले लोग हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।